ओके, तो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन की वजह से हमारा फर्स्ट सेशन आधे में ही रुक गया, तो हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे अभी। तो मैं श्रेया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करें। ये थैंक यू सर। तो सर, ऐसे जैसे आपने बताया कि कुछ श्लोक्स लर्न होने चाहिए और कुछ थियोरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग भी लर्न होनी चाहिए। बट फॉर एग्जांपल इफ आई काउंट, तो चरक के फर्स्ट अध्याय में मूलिनी और फलिनी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ श्लोक। तो अगर मुझे उसका नाम थ्योरी बेस में अगर नाम याद रखना होगा या फिर श्लोक याद रखना होगा, तो श्लोक से तो नाम याद रहेंगे ही। तो दोनों में से क्या करना बेटर होगा, मतलब याद रखने के लिए? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एआईपीजीटी के लिए। तो ऐसा रहता है कि आपका जो डाउट है कि थ्योरी अंडरस्टैंड होना चाहिए या फिर श्लोक लर्न होना चाहिए, तो सपोज फलिनी आई थिंक फलिनी द्रव्य कुछ 16 है और मूलिनी द्रव्य नहीं, उल्टा है शायद, फलिनी 19 है और वो मूलिनी द्रव्य जो है वो 16 दिए है कुछ तभी। तो डेफिनेटली अगर वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि अगर आपको अगर लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको अगर इजी जा रहा है श्लोक लर्न करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको वो लर्न करना चाहिए। और सपोज आपको लर्न नहीं हो रहा है श्लोक, आपको डिफिकल्टीज हो रही है श्लोक लर्न करने में, तो उस टाइम पे आप उस चीज की ट्रिक बना लीजिए। कुछ तो भी फॉर्मेट में आप उसकी ट्रिक बना लीजिए, जिससे कि वो आपको याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा स्टिक मत रहिए एक चीज के लिए। आप फ्लेक्सिबल रहिए, खुद को फ्लेक्सिबल रखिए। जो आपसे हो सकता है, जैसे हो सकता है, बस करते रहिए। बस रूल ये है कि करते रहना है आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको श्लोक है तो श्लोक ही लर्न करने हैं, थ्योरी है तो बस थ्योरी ही पढ़नी है। आपके हिसाब से आपको जैसे लगता है वैसे आपने करना चाहिए। देखो, इस चीज पे मैं ऐड करूंगा, जैसे मैंने याद किया था इसको। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, बहुत बार हम बोलते 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 स्वीट 16। लड़की जो बोलती है मेरी एज क्या है, स्वीट 16 है, तो 16 वर्षीय मूलिनी, तो मूली स्वीट 16, और 19 जो है बचा हुआ। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और एक मैं ट्रिक्स। इसमें और एक भी ऐड करना चाहूंगा कि ये तो हमें पता होता है कि 16 और 19 ये दो नंबर है, लेकिन बाद में इतना सब होने के बाद हम भूल जाते हैं कि 16 क्या है और 19 क्या है। तो उसके लिए मैंने ऐसा ट्रिक किया था कि जो रूट्स है मूलिनी द्रव्य वो नीचे जाते हैं, तो जो कम नंबर वाला है वो मूलिनी है, और फ्रूट्स जो है फलीय द्रव्य वो ऊपर आते हैं, तो ज्यादा नंबर वाला जो है वो वो फली है। तो ऐसा ही कुछ होता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए अपनी स्टडी में, और ऐसा पढ़ना चाहिए। और सर, जैसे कि वात वृद्धि, वात क्षय के ऐसे अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग श्लोक होता है, तो वो श्लोक में सिमिलैरिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो हम उससे मतलब बाकी के सब श्लोक से याद रखें कि जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है, जो बाकी के आचार्य ने बताया हुआ है, कि वो याद रखें? नहीं देखो, मेरा तो ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में जो क्रिया शारीर सब्जेक्ट है उसमें हमें अष्टांग हृदय के आई थिंक 11th सूत्रस्थान के 11th चैप्टर में ये सारे लक्षण दिए हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमें ये सारा जो है वो हमसे जो है वो ये श्लोक लर्न कर लिए थे हमसे ये श्लोक। तो मैंने जो था वो सिर्फ अष्टांग हृदय का मुझे पता था, और मैं जो था फिर उसके बेसिस पे बाकी के जो चीजें है वो रिलेट करके फिर पढ़ लेता था। क्योंकि सुश्रुत ने सूत्रस्थान में सुश्रुत सूत्रस्थान का जो 15 नंबर का चैप्टर है, तो उसमें भी बहुत सारे लक्षण सुश्रुताचार्य ने वर्णन किए हैं। तो अगर आपको एक आचार्य का परफेक्टली पता है, तो उसके बेसिस पे फिर आपको वो चीजें बाकी के याद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं देनी पड़ती। यस सर, बृहत्त्रयी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट लघुत्रयी में भी कौन से ग्रंथ मोस्टली पढ़ने चाहिए? लघुत्रय में शारंगधर एक जो है, शारंगधर को बहुत ज्यादा वेटेज है, तो शारंगधर संहिता मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो है भी फिर वो सब्जेक्ट्स में है कि काश्यप संहिता है उसके बाद। तो काश्यप संहिता की भी अगर आप देखोगे तो दिन ब दिन आई थिंक हर साल 8 से 10 क्वेश्चन काश्यप संहिता से आते ही है। तो उसमें भी फिर जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है काश्यप संहिता के कुछ, जैसे कि वेदना अध्याय है, या फिर काश्यप ने जो है वो ग्रह का वर्णन अच्छे से किया है, तो उसमें भी फिर रेवती ग्रह है। काश्यप का जो है वो कल्प स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें है वो आपको करनी चाहिए लघुत्रय में। शारंगर और काश्यप आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट है। सब फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपने बताया है कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान है, तो पदार्थ विज्ञान के साथ संहिता और बाकी रचना शरीर, क्रिया शरीर भी पढ़ना चाहिए, ये ना?
जी जी, पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा कि पदार्थ विज्ञान जो आप पढ़ते हैं तो उसमें वैशेषिक दर्शन है। तो वैशेषिक दर्शन ने षट पदार्थों का वर्णन किया है, ये आपको पता होगा। तो वैसा ही अगर आपका आपके सिलेबस में भी चरक सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर है, तो चरक ने भी सूत्र स्थान में षट पदार्थों का वर्णन किया है। तो आपको ये बेसिक चीज पता हो, जब आप पढ़ोगे दोनों चीजें तो आपके मन में ये आना चाहिए कि षट पदार्थों का वर्णन चरक ने भी किया है और वैशेषिक दर्शन ने भी किया है। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि चरक संहिता का जो पहला अध्याय है सूत्र स्थान का, वो किस दर्शन पर आधारित है? तो वो वैशेषिक दर्शन पर आधारित है, ऐसा रिलेट करके आपको पढ़ना चाहिए। और डिफरेंस उस उनमें सिर्फ इतना है कि षट पदार्थों का जो सीक्वेंस है वो वैशेषिक दर्शन ने अलग दिया है और चरक ने अलग दिया है। तो ऐसे रिलेट करके ही आपको पढ़ना चाहिए। और रचना शारीर और क्रिया शारीर की रही बात, तो रचना शारीर जो है आपका फर्स्ट ईयर में वो पूरा का पूरा सुश्रुत शारीर स्थान है। तो अगर आप कर लोगे फर्स्ट ईयर में परफेक्ट, तो उसके साथ साथ सुश्रुत शारीर स्थान भी आपका वहीं पे कवर हो जाएगा। और क्रिया शारीर में जो है वो फिर बेसिक चीजें है कि दोषों के प्राकृत स्थान है, दोष के वृद्धिक्षय लक्षण है, ओज जैसा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे जो डेरिवेटिव्स है ये थोड़े बहुत चरक विमान स्थान से लिए गए हैं और थोड़े बहुत चरक सूत्र और अष्टांग सूत्र से लिए गए हैं। तो वहां पे ही अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो आपको अलग से फिर संहिता में जाके वो जब आप पढ़ोगे बाद में जाके, तो वो आपको डेफिनेटली इजी जाएगा। आपको पता चलेगा कि ये मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो ये यहाँ से आया था रेफरेंस। ओके सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। तो जैसे कि वो श्लोक है कि निदाने माधव श्रेष्ठ, और शारीर में सुश्रुत श्रेष्ठ है और चरक चिकित्सा में, तो उसके हिसाब से किसकी जो स्पेशलिटी है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ रूल नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया तो आपको ऐसा पता चलेगा कि चरक संहिता के अराउंड 25 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से भी चिकित्सा स्थान जो है, चिकित्सा स्थान में से 15 to 18 क्वेश्चंस होते हैं और फिर बाकी के स्थानों में से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगेन ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो कोई ऐसा डिसाइड करके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। उसके बाद फिर आपने पूछा, लेकिन ये जो आपने श्लोक बताया ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस स्थान का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यस सर, थैंक यू। मतलब मोस्टली मेरे डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। बट आप मुझे एक था कि अभी फर्स्ट ईयर से मैं शॉर्ट नोट्स बना के रखूं कि नहीं, अगर मुझे फ्यूचर में देना होगा एग्जाम तो? देखो हाँ, डेफिनेटली आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आगे आपको वो लगने ही वाले हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में बच्चों का यही होता है कि आज आपने जो टॉपिक पढ़ा, आज फर्स्ट ईयर में आपको चरक संहिता है और फाइनल ईयर में आपको सुश्रुत संहिता है। तो बस आपको बस प्रॉब्लम ये रहता है कि फर्स्ट ईयर में आपने जो पॉइंट पढ़ा है वो आपको फाइनल ईयर में कंपेरेटिव करके पढ़ना है। तो अगर आप वैसा लॉन्ग टर्म में याद रख सकते हो तो डेफिनेटली आपको वो कर लेना चाहिए। और अगर नहीं भी रख सकते तो अगर आपने पहले आपके नोट्स बना लिए तो फिर जब आप फाइनल ईयर में जाके या फिर आगे नेक्स्ट ईयर में जाके आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो इजी लगने लगेगी। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल चरक संहिता में कितने स्थान है, फर्स्ट ईयर के अप्रोच से मैं बता रहा हूँ कि चरक संहिता में कितने स्थान है, कितने अध्याय है। वैसे ही फिर अष्टांग हृदय और सुश्रुत संहिता में। उसके बाद फिर चरक संहिता की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, तो चरक संहिता के जो प्रमुख टीकाकार है वो कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए, उनके टीका का नाम क्या है। तो वैसे तो हमें सिर्फ चक्रपाणि पता होता है, लेकिन और भी बहुत सारे टीकाकार हैं। तो वो सारी बेसिक चीजों का आपको अभी नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है उनके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ईयर में मैंने पहले ही बताया पदार्थ विज्ञान जैसा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसमें फिर दर्शन का वर्णन है, प्रमाण का वर्णन किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से अभी से ही अगर आप करके रखोगे तो आगे जाके फिर आपको उसके लिए अलग से मेहनत लेने की, अलग से फिर से बेसिक से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, तो ये दर्शन और प्रमाण का जो है वो थ्योरी भी है और श्लोक भी है, तो दोनों ही याद करके रखना पड़ेगा? नहीं, श्लोक लर्न करने की ऐसी जरूरत नहीं है। थ्योरी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होगी तो इट्स मोर देन सफिशिएंट।
क्योंकि सर क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं कि सपोज वैशेषिक दर्शन है तो फिर उसका कर्ता कौन है, उसका टीकाकार कौन है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए श्लोक लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो दो तीन चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि श्रेया ने पूछा कि फर्स्ट ईयर से ही जो मतलब चरक सुश्रुत वाग्भट, ये इन सबका कॉम्बिनेशन में कैसे याद रखे। तो देखो ये लेवल वाइज स्टडी है, लेयर वाइज स्टडी है। पहले चरक का याद करो, फिर सुश्रुत, फिर वाग्भट, फिर तीनों में कंपैरिजन। एक ही बार में सब लेके खिचड़ी बनाने से नहीं होगा कुछ। रिवीजन, जैसे जैसे रिवीजन करते आओगे अपने आप आइडिया मिलता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चरक सबसे पुराने, वाग्भट सबसे रिसेंट वाले। तो वैसे ही जो भी उनके रेफरेंसेस है, अगर हमने किसी तीन जन को इमेजिन कर लो, चरक कोई दादाजी को रख लो, सुश्रुत बीच वाले को, वाग्भट खुद को। तो ऐसे ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है। दूसरा एक और क्वेश्चन, और श्रुति को भी जो क्वेश्चंस पेंडिंग थे, अब मैं श्रुति को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पेंडिंग क्वेश्चंस पूछ ले। थैंक यू सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बेसिकली पीजी के प्रिपरेशन के टाइम पे स्टूडेंट्स करते हैं, या एक एवरेज बच्चा ये मिस्टेक्स कर देता है जिससे कि उसको फायदा नहीं होता या फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं? ये सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग विल आपके पास होना चाहिए कि आपको ये करना ही है। तो सबसे पहले तो बच्चों का यही कंफर्म नहीं रहता कि मुझे ये 100% देना है, स्कोर 100% मुझे करना है। कुछ बच्चे आखिर तक कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या मैं ये करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, तो उसमें फिर उनका पढ़ाई नहीं हो पाता। तो सबसे पहली बात है कि आपका विल होना चाहिए कि आपको ये करना ही है। उसके बाद फिर जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो उसमें फिर और एक गलती बच्चे करते हैं कि उसमें फिर संविधा से बच्चे नहीं पढ़ते। जो भी कुछ क्लास के मटेरियल्स अवेलेबल है, क्लास के नोट्स अवेलेबल है, डायरेक्टली उसमें से पढ़ने लगते हैं। तो अगर आप संविधा से पढ़ोगे ही नहीं तो आपको उसका एक बेसिक नॉलेज आएगा ही नहीं। तो आई थिंक संविधा से पढ़ना चाहिए सेकेंडली मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर अगली गलती बच्चे करते हैं कि लैक ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। तो पढ़ने के साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्विंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने ही डिफरेंट एंगल ऑफ वे से आपका वो टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। और फिर उस टॉपिक पे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, वो आपको अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि बेसिक के बारे में आपको अभी बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये श्लोक तो याद होगा ही कि अग्नि चरक संहिता का कि अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, और द्रुडबल ने जो है वो संपूर्ण किया है चरक संहिता का। और चरक ने जो है वो सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय में तंत्र युक्तियों का वर्णन किया है। तो फर्स्ट ईयर में आयुर्वेद इतिहास में हमें यह पढ़ाया जाता है कि द्रुडबल ने जो है वो संपूर्ण किया है चरक संहिता का। मतलब क्या है कि चरक संहिता की चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, पूरा कल्पस्थान और पूरा सिद्धि स्थान जो है वो द्रुडबल ने लिखा है चरक संहिता में एक्चुअली। तो एआईपीजीटी का पैटर्न कैसा होता है क्वेश्चन पूछने का, कि वो ऐसा नहीं पूछेगी आपको कि चरक संहिता में चरक संहिता ने कितनी, चरक ने कितनी तंत्र युक्ति का वर्णन किया है। वो ये पूछ लेंगे आपसे कि द्रुडबल ने कितनी तंत्र युक्ति का वर्णन की है। तो आपको क्या डाउट होगा कि द्रुडबल ऐसा कोई ग्रंथ है, मैं तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर आपका ये बेसिक क्लियर हो कि द्रुडबल ने जो है वो द्रुडबल ने ही चरक संहिता का संपूर्ण किया है और चरक संहिता से ही ये क्वेश्चन आया है, तो आपको उसका फायदा होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि संहिता पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। तो यस, यही तीन चीजें मेरे ख्याल से जरूरी है। आपके पास विल पावर होना चाहिए कि आपको ये करना ही है, संहिता से आपने पढ़ना चाहिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने चाहिए। ओके। और एक क्वेश्चन है सर कि क्या क्या क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल अवेलेबल है पीजी के लिए, और अगर कोई स्टूडेंट उसे अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसने क्या करना चाहिए? देखो वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कोचिंग के लिए, लेकिन मेरा पर्सनली आप लोगे तो मैंने डॉक्टर अजित पाटिल सर का जो प्लेटफॉर्म है आयुर गाइड, वहाँ से कोचिंग ली थी। और डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अजित पाटिल सर का। और अगर आप भी कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी बाकी बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल है, लेकिन मैंने पर्सनली उनका कभी कोचिंग नहीं लिया तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले संहिता उठाइए और पढ़ाई चालू कीजिए। पहले स्थान से, पहले चैप्टर से पढ़ना चालू कीजिए।
आपको ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है वो समझने लगेगी। सपोज चरक आपने लिया तो चरक सूत्रस्थान की पहले चैप्टर से आप पढ़ना चालू कीजिए। उसके साथ साथ ही क्या है फिर कि और एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी एक सब्जेक्ट पे आपको स्टक नहीं रहना है, क्योंकि चरक, सुश्रुत और वाग्भट ऐसे तीन मेजर बृहत्त्रयी आपको इस एग्जाम के लिए है। तो आपको दिन भर में पढ़ाई करते समय किसी एक सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं रहना है। आपको क्या है, सब्जेक्ट रोटेट करते रहना है। सर सपोज आज अपने चरक सूत्रस्थान का, अभी आप चरक सूत्रस्थान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो कुछ समय बाद आप चरक विमान स्थान पढ़ लीजिए, या फिर सुश्रुत शारीर स्थान पढ़ लीजिए, सुश्रुत निदान स्थान पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो बहुत सारे एंगल से बहुत सारा सिलेबस आपका कवर भी होता जाएगा और आपको बोर भी नहीं होगा। तो ये ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। संहिता को हमेशा बेस बनाना चाहिए। और सपोज आपके पास 100% टाइम है, तो उसमें से 70 to 80% टाइम अपने संहिता से पढ़ाई करनी चाहिए, स्थान रोटेट करके, डिवाइड करके पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर बाकी का जो टाइम है आपके पास, उसमें फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और फिर जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि सेकेंड ईयर में बेसिकली हमारे सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, लास्ट ईयर में तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्टडी लोड, तो क्लिनिक वगैरह ज्वाइन करना शायद पॉसिबल नहीं भी होगा हमको। तो क्या सेकेंड ईयर में हमको क्लिनिक ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, देखो क्लिनिक के लिए बारे में मैं बताना चाहूंगा कि क्लिनिक ज्वाइन करने से पहले आपको आपकी थ्योरी पढ़नी चाहिए अच्छे से। अगर सपोज आप आगे जाके क्या करते हो, मतलब फ्रैंकली मैं बोलना चाहूंगा कि आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हो या मॉडर्न प्रैक्टिस करते हो, कहीं से भी आप कौन सी भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन उसके पहले आपकी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और सेकेंड ईयर बहुत ही अर्ली स्टेज होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कैसा होता है कि फर्स्ट ईयर में न्यू न्यू एडमिशन होता है हमारा, हम ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, ऐसे ही फर्स्ट ईयर निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और सेकेंड ईयर का फिर जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, उसमें फिर क्या है, हम क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर उसमें भी क्या, ज्यादा टाइम क्लिनिक में चला जाता है। क्लिनिक में फिर कुछ पेशेंट्स देख लिए, कुछ समझ में आ गया, कुछ चीजें समझ में नहीं आ गई, तो फिर वो वैसे हमारा एटीट्यूड बन जाता है कि चल रहा है तो चलने दीजिए। तो पहले हमें क्या है कि पहले थ्योरी, उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए, और उसके बाद जब आपका हो जाए बेसिक सब कुछ, तो फिर आपको जो है वो क्लिनिक की तरफ जाना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए। थैंक यू सर। सर मुझे हम्म। एक पूछना था आपको कि श्लोक के साथ श्लोक के रेफरेंसेस लर्न करना भी इम्पोर्टेंट होता है क्या देखो रेफरेंस तो एआईपीजीटी इम्पोर्टेंट के है, लिए? रेफरेंस तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप पूरा पढ़ लोगे, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, एक एक बार आपका, दो तीन बार आपका जब पढ़ के हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको वो रेफरेंसेस अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली जो है वो आपको याद रह जाएंगे कि किस स्थान में क्या दिया है, इस चैप्टर में क्या दिया है। तो रेफरेंसेस सर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए अलग से ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जब आप सब सब आपका हो जाएगा कंप्लीट, और रिवीजन आपका हो जाएगा दो तीन बार, तो ऑटोमेटिकली वो आपको हो जाएगा लर्न। सर तो श्लोक नंबर भी याद रहना चाहिए क्या अध्याय के साथ? नहीं नहीं, नंबर नहीं, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। बस वो श्लोक किस संहिता से है, और किस स्थान से है, और किस स्थान के किस अध्याय से है, अध्याय का नाम आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया। जैसे कि प्रकृति है फर्स्ट ईयर में आपको, तो प्रकृति ही जो है वो चरक विमान स्थान में है। और चरक विमान स्थान में अगर आप पढ़ोगे आगे, तो चरक विमान स्थान में 8 ही अध्याय है, और आठवां जो अध्याय है वो ही सबसे बड़ा अध्याय है चरक विमान स्थान का, और उसमें जो है वो सारे वर्णन आए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी आगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, श्रुति के क्वेश्चन पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या कर सकते हैं। देखो, पहले ऋषिकेश ने पहले ही बोला कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे मैं अपनी ही बात करूं, तो जब हमारे टाइम पे एग्जाम था 2021 में, तो मेरा पीजी देने का प्लान ही नहीं था, पीजी करने का प्लान ही नहीं था, मेरा हॉस्पिटल डालने का प्लान था। लेकिन कोविड की वजह से अचानक लॉकडाउन लगा और सब हो गया। फिर हमारे एग्जाम डिले होते होते 4 महीने का टाइम बचा। तो उसमें क्लासेस वगैरह कुछ लगाया नहीं, लेकिन खुद से ही फिर 24 आवर में से 16 आवर्स तक स्टडी किया, एक टाइम टेबल बनाया, और उसके बाद अच्छे मार्क्स आए। तो ये टाइम टेबल का वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला है, जो मेरा टाइम टेबल था। तो इसीलिए खुद का डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद कंसिस्टेंसी। और सबसे पहला स्टेप तो स्टार्ट करना है। श्रेया ने क्वेश्चन पूछा कि अभी से करना चाहिए कि नहीं, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन अगर तुम रेस में हो तो पहले से भागोगे तो एंड तक पहुंचोगे,
है ना। तो जैसे ऋषिकेश ने ही बोला कि फर्स्ट ईयर में एआईपीसीटी का फुल फॉर्म भी पता नहीं था। तुम लोग बहुत लकी हो कि तुमको अभी इतना गाइडेंस भी मिल गया, इतना सारा मटेरियल भी है, और हम लोग हैं हमेशा सपोर्ट के लिए। ठीक है। और चैट में एक क्वेश्चन आया है मनाली का, कि सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो 10 दिन में जो सिलेबस है टेस्ट का, वो ऑडियो टेस्ट टेस्ट हम कवर तो करते हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो पाती, क्योंकि कॉलेज और पीजी का स्टडी दोनों, तो मार्क्स भी कम आते हैं टेस्ट में, तो सिलेबस कवर पे ध्यान देना चाहिए या कोई है उसकी रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर फिर से आप रिपीट करोगे क्वेश्चन? मनाली का क्वेश्चन है कि सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो 10 दिन में जो सिलेबस है टेस्ट का, वो ऑडियो, तो टेस्ट हम कवर तो करते हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो पाती, क्योंकि कॉलेज और पीजी का स्टडी दोनों, तो मार्क्स भी कम आते हैं टेस्ट में, तो सिलेबस कवर पे ध्यान देना चाहिए या उसकी रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो ये है कि 10 दिन का गैप होता है, तो उसमें आपका ये होना चाहिए कि सिलेबस आपने पहले कवर कर लेना चाहिए। और सिलेबस में भी जैसा मैंने आपको बोला कि संविदा का जो सिलेबस है वो आपने पहले खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर जो माइनर सब्जेक्ट्स है उसको आपने कंप्लीट करना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि रिवीजन नहीं हो पाता, एक ही बार का जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि ये कोई एक दो चैप्टर का सिलेबस हमारे एआईपीजीटी का नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है। और इतनी सारी चीजों को याद रखने के लिए रिवीजन इज द की। तो इसके लिए यही फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि बस आप सिलेबस से पहले फैमिलियर हो जाइए फाइनल ईयर में, कि एटलीस्ट आपका एक दो बार तो ऑडियो सुन के हो जाना चाहिए। एटलीस्ट दो बार नहीं, लेकिन एक बार तो आपका ऑडियो सुन के हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर जब आपका सिलेबस खत्म होता है, क्लासेस का भी जब सिलेबस खत्म होता है, जब मॉक टेस्ट आपके आते हैं, तो आपका रिवीजन एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो उसमें भी क्या है कि फिर आपको ऐसा डिवाइड करके स्टडी करना है। जब आपका इंटर्नशिप खत्म होके एक्चुअली पूरा दिन आपको पढ़ने के लिए मिलता है, तो उसमें फिर आपको ऐसा डिवाइड करके स्टडी करना चाहिए कि मॉर्निंग का जो आवर है वो आपको चरक संहिता के लिए देना चाहिए, आफ्टरनून का आवर सुश्रुत संहिता के लिए, इवनिंग का आवर जो है वो आपको वाग्भट के लिए, और फिर जो माइनर सब्जेक्ट है उसके लिए ऐसा पढ़ना चाहिए। तो ऐसा डिवाइड करके आपको स्टडी करना चाहिए। और रिवीजन के बारे में मैं बताऊं कि लास्ट में जब आपका पूरा सिलेबस खत्म होके जब आप फिर से फर्स्ट चैप्टर से आप पढ़ना चालू करोगे, तो ये माइंडसेट से पढ़िए कि शायद ये मेरा अभी लास्ट रीडिंग है, इसके बाद शायद मैं इस चीज को कभी पढ़ पाऊँ या नहीं नहीं पढ़ पाऊँ। तो इस माइंडसेट से अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीजें बहुत अच्छे से आप ग्रास्प कर पाओगे, और लॉन्ग टर्म के लिए वो आप याद रख रख सकते हो। जो चीजें आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ही डिफिकल्ट है, कुछ भी कीजिए याद नहीं रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है, तो वही उसी टाइम पे उस चीज का फोटो निकाल लो और गैलरी में उसका एक अलग से एल्बम बना लो। या फिर आपके पास अगर टाइम ज्यादा है, तो आप एक डेली डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें वो चीजें लिख लीजिए, और रात में सोते टाइम 10-15 मिनट जो भी आपको मिलता है उसमें वो चीजें रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे करने से आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा, और अलग से आपको फिर मेहनत लेने की जरूरत नहीं होगी उसके लिए। तो मैं भी ऐसे ही रिवीजन करता था। कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन के लिए 2 टाइम तो रखना चाहिए। जो नंबर्स वगैरह है वो सुबह एटलीस्ट 1 आवर, और सोने से पहले दिन भर में जो पढ़ा है वो, तो ये टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश पांडे का, कि सर आई हैव डाउट, आई हैव टेकन अजित पाटिल सर's lecture, if syllabus is announced then how to distribute the given syllabus and revise it on frequent basis। देखो अजित पाटिल सर का जो है वो बहुत बहुत ज्यादा सिलेबस रहता है, मतलब पैराग्राफ टू पैराग्राफ में सिलेबस सर का चलता है। तो उसमें भी आपको ऐसा करना चाहिए, मैंने अभी फिर से वही बताऊंगा मैं कि संविदा का जो सिलेबस सर डालते हैं वो आपको पहले कवर करना चाहिए, क्योंकि संविदा का बहुत ज्यादा वेटेज है एग्जाम में। तो संहिता में भी जो है वो फिर चरक संहिता सुश्रुत संहिता के 5-5 अध्याय सर डालते हैं टेस्ट के लिए, और 10 या 12 दिन का टाइम रहता है। तो सपोज एक अध्याय आपने लिया, और सपोज मान लो कि उस अध्याय के ऑडियो लेक्चर्स आपको करने हैं, उस अध्याय के 10 लेक्चर्स सर ने दिए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि आज आपको 5 लेक्चर करना चाहिए और कल आपको 5 लेक्चर करना चाहिए। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके आपने पढ़ाई करनी चाहिए। और जैसे ही आपका फिर संहिता का सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद फिर संहिता के टेस्ट लगाना आप चालू कीजिए, अध्याय वाइज टेस्ट लगाना आप चालू कीजिए। ये सब जब आपका खत्म हो जाएगा, तो ही आप माइनर सब्जेक्ट्स पढ़िए।
तो ऐसे इफेक्टिवली आप टाइम को मैनेज कीजिए। तो ऐसा ही मैं भी करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम अथर्व वडालकर, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। शुड वी रीड टिकास और ओनली सिलेबस वाइज बुक्स फॉर AIPGT? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। नहीं, अभी तक तो पैटर्न अगर आपने देखा है पीजीटी का, तो अभी तक तो कोई टीका से क्वेश्चन नहीं आया है। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं। तो उस रेयर चीज के पीछे भागने से पहले यही कि जो आपके हाथ में है वो आप पहले कवर कर ले, और फिर जो है वो बाद में अगर आपके पास टाइम है तो आप टीका रीड कीजिए। लेकिन अभी तक तो ऐसा पैटर्न है कि टीका से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो आई थिंक संहिता ही अगर आपने परफेक्ट कर ली तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। हाँ, अगर अभी से भी टीका पढ़ने की आदत है तो अच्छी बात है। तो उसमें कुछ अगर अलग हम्म। मिलता है तो मार्क करके रखो, बस इतना कर सकते हो अभी से। फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर मतलब बहुत पहले पता चल गया, तुम्हारे पास अभी 4 साढ़े 4 साल का टाइम है, तो अच्छे से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल पवार का, जो कि बीइंग एन इंटर्न, इफ आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ, इज इट पॉसिबल टू क्रैक AIPGT? देखिए, एआईपीजीटी क्रैक करने की आपकी डेफिनेशन क्या है, ये आपको पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्रैक करने का मतलब या सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है या फिर आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है। तो उसके हिसाब से फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर अगर अभी से आप ऐसा सोचोगे, ऐसा माइंडसेट बनाओगे, तो ही आप एक क्लैरिटी आपके पास होगी, तो ही अगर आप जो है वो जो आपका डिजायर्ड गोल है वो अचीव कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए अभी से। अगर आपने देखा तो आई थिंक 2025 का जो एग्जाम है वो सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम है। तो अभी से अगस्त महीना तो चला गया, अभी से आपने काउंट किया तो 7 मंथ्स आपके पास टाइम है। तो 7 मंथ्स मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम है। और अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। मेरे को ऐसे गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि आप गवर्नमेंट सीट ही ले सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आप अभी से सिंसियरली पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ओके, राज जाधव, उनका क्वेश्चन है, सर मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ तो अभी से क्लास लगा लेना चाहिए क्या? और हमारा सेकेंड ईयर 1.5 ईयर का है, तो फाइनल ईयर में प्योर क्लिनिकल सब्जेक्ट होने से टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी क्लास ज्वाइन करना ठीक रहेगा क्या? देखो, क्लास ज्वाइन किया तो ऐसा कुछ उसका नुकसान नहीं है, अच्छी बात है क्लास ज्वाइन करना। और आपका पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो अभी से जितना जल्दी आप रेस में लग जाओगे, सर ने भी बोला पहले कि जितना जल्दी आप रेस में लग जाओगे तो आपका ही फायदा है। आपको ही आगे जाके लोड कम आएगा और अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा अभी से अगर क्लास आपने ज्वाइन किया तो। कुछ चीजें समझने में आपको वक्त लगेगा, बहुत हेक्टिक चीजें लगेगी, आयुर्वेदा बहुत बोरिंग है ऐसा लगने लगेगा आपको। लेकिन जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे उस चीज के लिए, तो फाइनल ईयर में जाके फिर आपको वो इजी लगने लगेगा सब। एक विजन मिलेगा अभी से ही कि किस पॉइंट जी। को कैसे पढ़ना है। जैसे हम्म। फलिनी और मूलिनी के बारे में पूछा तो उसको अभी से समझ गया कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी से अगर तुमने इसके ऊपर ध्यान दिया तो एक विजन अभी से क्रिएट होगा, हर चीज को तुम उस नजर से देखोगे, तो अभी से अच्छा ही है। ठीक है, फिर यश पांडे का और एक क्वेश्चन है कि अष्टांग संग्रह करना जरूरी होता है क्या फॉर AIPGT, एंड हृदय में बाकी स्थान का भी वेटेज रहता है क्या? नहीं, अष्टांग संग्रह आपने देखा अभी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया तो अष्टांग संग्रह से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो बृहत्त्रय में से आते हैं, चरक सुश्रुत और वाग्भट में से। तो अष्टांग संग्रह ऐसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये तीनों संहिता अगर आपने पढ़ ली अच्छे से, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे पॉइंट अष्टांग संग्रह में भी सेम आए हैं। तो उसके लिए फिर अलग से आपको पढ़ने के लिए जरूरत नहीं होगी। और क्या होगा कि ये तीन संहिता अगर आपने पढ़ ली तो आपका एक बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। और ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाना एक बहुत जरूरी बात होती है, क्योंकि हर एक चीज हम लर्न नहीं कर सकते। कुछ चीजें जो होती है, जो कॉमन चीजें होती है आयुर्वेदा में, वो आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अ, अष्टांग संग्रह ऐसा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन है वैष्णवी तांगड़े, इनका कि हेलो सर, आई एम एन इंटर्न नाउ, बट ड्यूरिंग इंटर्नशिप ड्यूटीज हाउ कैन आई डील विद द वॉलेटाइल सिलेबस, एंड व्हाट टाइम टेबल शुड आई फॉलो नाउ, एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेंटल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए? देखो, अभी आप इंटर्नशिप में हो तो आपके पास जो भी टाइम, अभी आपका ये गोल होना चाहिए कि आपके पास जो भी टाइम मिलता है आपको, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए।
भले ही वो 2 घंटा 3 घंटा कुछ भी आपको मिलता है, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज कर लेना चाहिए। सपोज आपको आपकी 9 to 4 ड्यूटीज होती है और उसमें आपको 1 मिनट भी पढ़ाई के लिए नहीं मिलता है, तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि 4 बजे के बाद जो भी आपके पास टाइम है उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। उसमें आपने अपना 100% दे के पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है। और मेंटल स्टेबिलिटी की बात करें तो बहुत लंबी जर्नी होती है। मेंटली हम बहुत बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें ऐसा इनसिक्योरिटी लगने लगता है कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो उसके लिए बस एक ही मैं सोल्यूशन बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, रोज थोड़ा 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 पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। हम्म। ठीक है। अपना बेस्ट देने के लिए पढ़ने है, जीतने या हारने की जी उम्मीद से नहीं, है ना। जी। एक और क्वेश्चन है कि सर फर्स्टली फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप में क्या सिलेक्ट करना चाहिए, पहले कॉलेज की बाहर का, एंड उसका एडवांटेज क्या है। और सर इंटर्नशिप में पीएचसी रूरल नॉन वर्किंग लेने से ही नहीं एडवांटेज रहता है क्या। नहीं, ये बात मैं बताऊँ कि पहले अगर आपने सिविल और रूरल कर लिया तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, लेकिन ये चीजें डिपेंड करती है कि आपके कॉलेज की कंडीशन कैसी है। क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब जो ड्यूटी का टाइम है वहाँ पे आपको पूरा दिन प्रेजेंट रहना ही होता है, लेकिन कुछ कॉलेज कॉलेज में जो है वो इतना कंपल्शन नहीं होता, तो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और पहले भी मैंने बोला इंटर्नशिप के बारे में, सिविल और पीएचसी के बारे में, तो ये चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि मेरा जो है वो पूरा 6 महीना वर्किंग था, सिविल फुल वर्किंग था। तो आई थिंक ये नॉन वर्किंग ले या वर्किंग ले, इससे ज्यादा कि आप पढ़ाई कैसे करें, अपना अप्रोच कैसे रखें, इस पॉइंट पे आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम लास्ट पे मूव करेंगे, और टेक अवे मैसेज क्या हमें आज के लेक्चर से, डिस्कशन से क्या मिलता है, उसके बारे में ऋषिकेश से मैं पहले पूछूंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि देखो, ये जो पीजी का एग्जाम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्ट करना। आप जैसे स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, उसमें आप इंप्रूवमेंट्स करोगे, किसको कैसे याद रखना है, ये सब ठीक है। दूसरा स्टेप है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, कि आपने पढ़ना तो स्टार्ट किया लेकिन डेली होना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी, कि जो आप हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करते रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ऋषिकेश आपको कुछ और ऐड करना है क्या टेक अवे मैसेज के लिए। मेरा भी यही मानना है कि हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, और सिंसियरली अपना 100% दीजिए। आपको बस ऐसा 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आज मैंने नहीं पढ़ा। आपको हर दिन यही आपको सोचना है कि आज मैंने अपना 100% दी, और 100% सिंसियरली मैंने आज पढ़ाई की। यही चीज मैं ऐड करना चाहूँ। और जैसे कि आपने बोला कि कंसिस्टेंसी रखिए, निरंतरता रखिए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि कंसिस्टेंसी कैन ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। और सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। आपने अगर ठान लिया कि आज मुझे ये अध्याय करना है, तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। आज ठान लिया तो आज करके ही रहिए, ये सेल्फ डिसिप्लिन रखिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हैव फेथ इन योर सेल्फ। क्योंकि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। क्या बात। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऋषिकेश महाकाल। आगे का प्लानिंग क्या है, एडमिशन कहाँ पे। आगे तो सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मेरा प्लानिंग है, और शल्य सब्जेक्ट में लूंगा, चलिए, बीएचयू में। ऑल द वेरी बेस्ट। और थैंक यू फॉर श्रेया, श्रुति, वैभव और मारुति के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन कंडक्ट करने में मदद किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी टुडे, थैंक यू वेरी ओके, मच। ओके, बाय बाय।